आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द नौकरी गुरु में। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से भारत का भूगोल एकदम जीरो से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और आज की टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भारत का भूगोल पार्ट 1 हम लोग लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग आज कवर करेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल के बाद हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे। इसके बाद भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा की बात करेंगे। इसके बाद फिर कर्क रेखा पर भारत के जितने भी राज्य स्थित हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर भारत के दूरस्थ बिंदु पर, इसके बाद भारतीय सीमावर्ती पड़ोसी देश पर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चर्चा करेंगे। भारत की मानक समय रेखा पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इन बिंदुओं पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के क्षेत्रफल, ठीक है। भारत, ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है पूरे विश्व में 7 महाद्वीप आपके पास है। पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीपों में ध्यान दीजिएगा एशिया महाद्वीप में आपका भारत स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। पूरे विश्व का ध्यान दीजिएगा भारत का जो क्षेत्रफल है वो ध्यान दीजिएगा 2.4% है। 2.4% है, कहीं कहीं 4-2% होता है। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा अगर बात की जाए पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो आता कितना है, 7वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जैसे देखिए लिखा है कि क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब 7वां स्थान तो है, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है एग्जाम में कि भारत 7वां स्थान है तो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल में, तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है, 5वां सबसे बड़ा देश कौन है। तो ये जानने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ा देश रूस है, रूस के बाद कनाडा है। अब तीसरे नंबर पर तमाम बुकों में विसंगतियां दिखती हैं, जबकि देखा जाए तो तीसरे नंबर पर सारे बुक्स में चाइना का स्थान आता है। जबकि अगर देखा जाए तो यूएसए और चाइना के क्षेत्रफल में अब थोड़ा सा, पहले यूएसए चौथे नंबर पर आता था लेकिन आज वर्तमान में स्थिति ये है यूएसए की, ये तीसरे नंबर पर आ गया है। और जबकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूएसए का जो क्षेत्रफल है वो 98,26,675 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि चीन का देखिए हमने लिखा हुआ है 95,98,094 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद पहले पर रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ये 7 आपके ध्यान दीजिएगा विश्व के देश हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल में ये है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जनसंख्या में। ध्यान दीजिएगा पूरे विश्व में जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है। तो पहले भारत का स्थान हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा, पहले भारत का स्थान हुआ करता था दूसरा। पहले कौन था, चीन था, और दूसरे पर हुआ करता था भारत पूरे विश्व में जनसंख्या में। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, पहले पर ध्यान दीजिएगा भारत हो गया है, पहले पर अब भारत हो गया है। इसके बाद फिर सेकंड पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड पर अब आपका चीन आ चुका है जनसंख्या में। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर कौन है, यूएसए है। वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश आपका भारत है, फिर चीन है, फिर यूएसए है। ध्यान दीजिएगा इसके पहले, ध्यान दीजिएगा कोरोना के पहले पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में ही निवास करती थी। आज स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा भारत में हो गई। तो ध्यान दीजिएगा एक सवाल यहाँ से और एक चीज़ बनता है कि पूरे विश्व की जनसंख्या का ध्यान दीजिएगा भारत में कुल कितने % निवास करती है। तो ध्यान दीजिएगा 17.5%, ठीक है। 17.5% के आसपास यहाँ निवास करती है पूरे विश्व की जनसंख्या का। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा ये सारा जो डाटा है जनगणना 2011 के अनुसार है। ये डाटा घट और बढ़ सकता है जब जनगणना फिर होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा भारत का क्षेत्रफल हम लोगों ने देख लिया और भारत का ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल में जो स्थान है 7वां,
ऊपर से ध्यान दीजिएगा 6 देश कौन कौन से, ये हमने यहाँ देख लिया। इसके बाद जनसंख्या में वर्तमान में भारत पहले स्थान पर, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर यूएसए, ये देख लिया। पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जो निवास करती है हमने बताया 17.5%। ये जनगणना 2011 पर आधारित डाटा है। जैसे ही जनगणना नहीं आएगी फिर इसके बाद फिर ये डाटा बदल भी सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। अच्छा, भारत की स्थिति एवं विस्तार की अगर आप बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, भारत जो हमारा स्थित है, अगर इधर देखा जाए तो भारत जो स्थित है ये 68, ध्यान दीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से, ध्यान दीजिएगा 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच स्थित है। और अगर बात की जाए अक्षांश में तो अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए भारत किन दो अक्षांशों के बीच स्थित है तो अक्षांश वो रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, जो इस टाइप में खींची गई होती है वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो भारत, ध्यान दीजिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांशी विस्तार है। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक आप बता सकते हैं। अगर याद करने में आपको समस्या है तो आप आराम से 8 से 37 अक्षांश, देशांतर 68 से 97 आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा, ठीक है। भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा, थोड़ा सा स्थिति एवं विस्तार में थोड़ा सा ये हम लोग देख लेते हैं। भारत की जो उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा 3214 किलोमीटर है, ठीक है। 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई, ठीक है। यानी पहले जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हुआ करता था, अब लद्दाख से कन्याकुमारी तक, ठीक है। कितना? 3214 किलोमीटर। फिर इसके बाद फिर पूछा जाता है पश्चिम से पूरब कितनी लंबाई है, तो ध्यान दीजिएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933 किलोमीटर। आपसे कोई कहता है कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना? 3214 किलोमीटर। फिर पश्चिम से पूरब कितना? 2933 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय एवं जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा ध्यान दीजिएगा यहीं गुजरात से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है स्थलीय सीमा। ये सब पूरा लेकर के इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल, उत्तराखंड, इधर यूपी वगैरह लेकर के सिक्किम वगैरह यहाँ तक, इधर पश्चिम बंगाल तक, ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल तक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसकी कुल दूरी हो जाती है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। इसके बाद जलीय की बात की जाए, स्थलीय 15,200 हो गया। इसके बाद फिर जलीय की अगर हम लोग बात करेंगे, जलीय सीमा, तो ध्यान दीजिएगा जलीय सीमा गुजरात से लेकर के इधर गुजरात, इसके बाद आपका हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिल के बाद इधर आपका आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक, यहाँ तक ले करके ये दूरी जो हमारी हो जाती है जलीय वाली, ध्यान दीजिएगा जलीय वाली जो दूरी हो जाती है ये दूरी आपकी हो जाती है 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसी में ध्यान दीजिएगा मुख्य भूमि की जो दूरी है वो 6100 किलोमीटर है, लेकिन आपके पास कुछ द्वीप हैं। अब कुछ द्वीप में जैसे अंडमान निकोबार है, इसके बाद आपका लक्षद्वीप वगैरह है, इन सब की जो कुल दूरी मिला करके ध्यान दीजिएगा आपकी हो जाती है 75-16 किलोमीटर, ठीक है, 75-16 किलोमीटर। अगर आपसे कोई कहता मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो हम लोग बताएंगे 6100 किलोमीटर। लेकिन यही अगर पूछ लिया जाएगा भारत की कुल जलीय सीमा, कुल का मतलब मुख्य भूमि को लेकर के और ये आपके द्वीप
को लेकर के इनकी जो दूरी टोटल तब हो जाती है 75-16 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्थलीय और जलीय में अगर बात की जाए, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश अगर बात की जाए, स्थलीय 7 देश होते हैं। 7 स्थलीय देश हैं। स्थलीय देश का मतलब ऐसे देश जहां पर स्थल लगा हुआ होता है। ठीक है। स्थल किन किन देशों से लगा हुआ है? म्यांमार से, भूटान से, नेपाल से, नेपाल के बाद चीन से, इसके बाद पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। अच्छा, इनके बीच के लिए हम लोगों के लिए दूरियां भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है, सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा हमारा जो है भारत के साथ बांग्लादेश के साथ लगी है। कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं सभी देशों की हमने लंबाई यहाँ लिख दी है, किस देश के साथ कितनी लगी है। भारत और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, इसके बाद अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। ठीक है। सारे देशों की जो सीमा लगती है ये आपके सामने लिख दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कहा जाता है, सवाल यहाँ से ऐसे ही बनता है, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। तो लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगने वाला देश बांग्लादेश के साथ। सबसे कम पूछा जाता है तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। बाकी किसी भी देश का पूछा जाएगा, नेपाल, भूटान, चाइना, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नेपाल के साथ अगर बात की जाएगी तो कितने किलोमीटर है? तो 1751 किलोमीटर। ठीक है। 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। चलिए, भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा हो गई। अब हम लोग अगला देखते हैं, भारत पर ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा पर स्थित जितने भी राज्य हैं, कर्क रेखा पर स्थित जितने भी राज्य हैं। चलिए, अब एक सवाल यहाँ से भी बन जाता है कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। ठीक है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गुजरात आता है, गुजरात के बाद फिर राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद ध्यान दीजिएगा फिर मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद ध्यान दीजिएगा फिर छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद फिर ध्यान दीजिएगा झारखंड आता है, झारखंड के बाद ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल आता है। ठीक, पश्चिम बंगाल के बाद फिर आएगा त्रिपुरा, आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद फिर आएगा आपका मिजोरम। ठीक है। एक इसकी ट्रिक भी बनाई गई है, मित्र पर गमछा झार, उसके तहत भी आप याद कर सकते हैं। और नहीं तो ये पश्चिम से पूरब एक क्रम है। फिर एक बार देख लेते हैं, कर्क रेखा पर स्थित गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। कर्क रेखा पर यही 8 भारत के राज्य हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें भी घुमा करके आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूरब जाने पर तीसरा राज्य कौन सा आएगा। ठीक है, तो एमपी आएगा, पांचवा कौन आएगा? झारखंड आएगा। इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए, कर्क रेखा पर स्थित हो गए। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। भारत के दूरस्थ बिंदु में अगर बात की जाए तो भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे जो उत्तरी बिंदु है उसको हम लोग कहते हैं इंदिरा काल। ठीक है, इंदिरा काल। इंदिरा काल पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में। इसके बाद भारत का जो दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, पहले यहीं पर अंडमान में ही, ध्यान दीजिएगा, अंडमान में ग्रेट निकोबार में, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में यहीं पर पहले एक पॉइंट हुआ करता था, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये पहले भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता था, लेकिन यह बिंदु 1 दिसंबर 2004 की सुनामी में ये डूब गया। ठीक है, भारी तबाही आई थी हिंद महासागर में, जो सुनामी आई थी 1 दिसंबर 2004 को, तो ये इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट का जो नाम हुआ था
इंदिरा पॉइंट का जो नाम हुआ था, इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी पर इस पॉइंट का नाम पड़ा था। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद फिर नया जो बिंदु बनाया गया है तमिलनाडु में कन्याकुमारी को। ठीक है। अब वर्तमान में दक्षिणतम जो बिंदु होगा वो कन्याकुमारी। ठीक है। अच्छा, पूर्वी बिंदु ध्यान दीजिएगा अरुणाचल में है, इसे हम लोग कहते हैं वालांगू। ठीक है, वालांगू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अच्छा, वालांगू कहीं कहीं मिल जाता है किबिथु। ठीक है, किबिथु, और ये दोनों पॉइंट हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वालांगू या किबिथु। इसके बाद पश्चिमी जो बिंदु हमारा मिलता है, पश्चिमी बिंदु मिलता है गौर माता। ठीक है, गौर माता या सरक्रीक मिल जाता है, ये पड़ता है आपका कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, गौर माता या सरक्रीक ये पड़ता कहाँ है, गुजरात में। तो एक बार पुनः चर्चा हो जाए, उत्तरी बिंदु इंदिराकाल लद्दाख में पड़ता है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में, पूर्वी बिंदु वालांगू किबिथु या कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद पश्चिमी बिंदु गौर माता या सरक्रीक गुजरात में पड़ता है। तो हमने ये देखा भारत के दूरस्थ बिंदु, ये 4 बिंदु हो गए। अब भारतीय सीमावर्ती पड़ोसी देश की हम बात करें, भारत के जो सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो सवाल बनता है, सीमावर्ती पड़ोसी देश में ध्यान दीजिएगा, जैसे स्थली की बात की जाए तो 7 देश हैं। ठीक है, 7 देश हैं, और जली की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा 2 देश हैं। ठीक है, अब 2 देश जली कौन हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है जली, एक मालदीव है और एक श्रीलंका है, यहाँ पर लिखा हुआ। तो जली ध्यान दीजिएगा मालदीव है और श्रीलंका है। इसके बाद स्थली कौन कौन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश। ठीक है, ये सारे आपके 7 जो है स्थलीय देश हैं, 2 जलीय देश है। ठीक है, जलीय आपको ध्यान देना है श्रीलंका और मालदीव। अच्छा, यहाँ से एक सवाल ये बनता है कि जैसे कहेगा एग्जाम में कि ये बताइए नेपाल के साथ कितने भारत के पड़ोसी देश सीमा लगाते हैं, बांग्लादेश के साथ कितने लगाते हैं, इसके बाद म्यांमार के साथ कितने लगाते हैं। तो एग्जाम्पल एक देखा जाए, जैसे कहा जाएगा कि म्यांमार के साथ कितने पड़ोसी देश भारत की सीमा लगाते हैं, या क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत का ऐसा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है या नहीं करता है या नहीं करता है। तो म्यांमार से ऐसे भारत के राज्य कौन कौन से जो सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में अरुणाचल हो जाएगा, फिर नागालैंड हो जाएगा, फिर मणिपुर हो जाएगा, और फिर मिजोरम हो जाएगा। 4 भारत के राज्य जो हैं वो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। चलिए फिर आइए हम आगे देखते हैं। तो ऐसे सभी देशों से सीमाएं पूछ सकता है। पाकिस्तान से कितने हैं, तो पाकिस्तान से देखिए पहले जम्मू कश्मीर तो ऊपर हुआ करता है, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 हो गए। इसके बाद फिर आपका हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, पंजाब के बाद फिर राजस्थान हो जाएगा, और राजस्थान के बाद फिर गुजरात हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, कोई कह दिया नेपाल से, तो नेपाल से 5 है। इस तरीके से आप मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वही हुआ जो अभी हमने आपको बताया है, कि जैसे कह दिया जाए कि लद्दाख, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं लद्दाख ध्यान दीजिएगा कितने देशों से अपनी सीमा लगाता है। तो लद्दाख ध्यान दीजिए, इधर तो चाइना से लगा रहा है, ठीक है, और ऊपर में अगर बात की जाए अफगानिस्तान से लगा रहा है ऊपर, और इधर में पाकिस्तान से। तो लद्दाख ध्यान दीजिएगा वर्तमान में 3 देशों से सीमा लगा रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना से। अच्छा, ऐसा एक एग्जाम्पल और दिया, कह दिया कि ये भाई बताओ हमें कि सिक्किम किस देश के साथ सीमा लगाता है। तो सिक्किम ध्यान दीजिएगा कितने देशों से सीमा लगाता है, तो 2 देशों से सीमा लगाता है। सिक्किम ध्यान दीजिएगा 2 देशों से सीमा लगाता है। कौन कौन देशों से सीमा लगाता है, अब इधर ध्यान दीजिएगा 2 नहीं 3 से लगाएगा सिक्किम। ध्यान दीजिएगा इधर भूटान है, ऊपर चाइना है, और इधर नेपाल है, ठीक है, ये 3 देशों से सीमा लगाएगा। अच्छा, इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, अगर आपसे कोई कह दिया उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो हम लोग कहेंगे सिर्फ नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है।
तो कहने का मतलब राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इसी प्रकार से सवाल आपका बनेगा, ठीक है, किसी भी देश से। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का मानक समय, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा को देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इधर थोड़ा सा ग्लोब पर आते हैं, थोड़ा ग्लोब पर ध्यान दीजिएगा। मानक समय रेखा सबको पता है ये ग्लोब है, ठीक है, और इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम सबको पता होगा, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। चूंकि हमें पता है भूमध्य रेखा के ऊपर अगर हम लोग देखें तो इसी को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और भूमध्य रेखा के नीचे अगर हम लोग देखें तो इसी को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, भूमध्य रेखा इसी को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य का मतलब भूमि के मध्य से जो गुजरती है उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब अगर कोई पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में, तो हमारा उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इसके बाद यहीं से ध्यान दीजिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और सबको पता होगा, अभी हमने बताया है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है 8 राज्यों से। यही आपका एग्जाम्पल मान लेते हैं भारत है, तो भारत के बीचों बीच से ध्यान दीजिएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ से ध्यान दीजिएगा कर्क रेखा गुजरती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 23.5 डिग्री साउथ से ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री साउथ से ध्यान दीजिएगा मकर रेखा गुजरती है, ठीक है, मकर रेखा। और इन्हीं 3 रेखाओं के बीच, कर्क, भूमध्य, मकर, इन्हीं 3 रेखाओं के बीच पूरे 12 माह सूर्य चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हो जाता है पूरा गर्म क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, पूरा गर्म क्षेत्र हो जाता है ये। अच्छा, इसके बाद हम आपको मानक समय रेखा बता रहे थे, तो इसी के बीचों बीच से एकदम ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। थोड़ा सा हम बताएंगे क्योंकि ये अच्छा देशांतर का टॉपिक फिर हो जाएगा। मानक समय, भारत की मानक समय को हमें बताना है, तो ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा बीचों बीच से गुजरती है। जो उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती हैं इस टाइप से, उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। जो पश्चिम से पूरब रेखाएं खींची गई हैं उनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से ध्यान दीजिएगा भारत जो स्थित है वो 82.5 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान दीजिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर बोला जाएगा, इसी के हम लोग इधर आएंगे तो पूर्वी देशांतर बोला जाएगा, जो कि हमने देखिए यहाँ बनाया हुआ है ये रेखा। तो यही रेखा भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और इसी को हम लोग कहते हैं GMT रेखा या विश्व की मानक समय रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। यहीं से पूरे विश्व का समय लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी के समय से हमारा जो भारत का समय है 5.5 घंटा आगे है, यानी कहने का मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। यानी ग्रीनविच टाइम से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। अच्छा, जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा भारत से गुजरती है वो 5 राज्यों से गुजरती है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ध्यान दीजिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यूपी के बाद ध्यान दीजिएगा, यूपी के बाद ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा यूपी के बाद MP से गुजरती है। MP के बाद ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में एक पॉइंट ये बनता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है, यानी 23.5 डिग्री
जो कर्क रेखा है और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर, यहीं पर छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं यानी काटती हैं। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत, ठीक है। तो दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं? यहीं छत्तीसगढ़ में। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे ये आपका कर्क रेखा है और ये मानक समय रेखा आ रही है, तो ये छत्तीसगढ़ में इसको काटती हैं, ठीक है। अच्छा, और कहाँ काटती है? रायपुर के आसपास जो है, इसकी राजधानी के आसपास। अच्छा, इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर अगला है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद फिर अगला है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद फिर आंध्रा, ठीक है, आंध्रा। यही 5 राज्य हैं। मानक समय रेखा जो 82.5 भारत गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, 5 राज्य आपके यही हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का जो मानक समय माना गया है या लिया गया है वो कहाँ से, तो बहुत सारे लोग कहते हैं इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, जबकि नैनी से नहीं है। ये आपका इलाहाबाद के नैनी से नहीं, जबकि मिर्ज़ापुर के घंटा घर से माना जाता है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर के घंटा घर से माना जाता है भारत का मानक समय। अच्छा, आप लोग देखते होंगे भारत के पश्चिम में और पूरब में समयों का 2 घंटे का अंतराल होता है, ठीक है। और जबकि आप लोग देखे होंगे रसिया, ठीक है, और यूएसए जैसे देशों में 11-11 टाइम जोन है, जबकि भारत में कितने टाइम जोन है? 1 टाइम जोन है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिकों से ये सलाह की जा रही है कि भारत में 1 टाइम ना जोन बना करके 2 टाइम जोन बनाया जाए, ठीक है। 2 टाइम जोन बनाने से ये पूरब और पश्चिम के देश राज्यों में जो 2 घंटे का समय का अंतर हो रहा है वो समय बराबर करने के लिए मांग की जा रही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे देखा जाए कि भारत के जो अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय 4 बजे हो रहा है तो गुजरात में 6 बजे होगा, ठीक है, 6 बजे के आसपास होगा। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होता है, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में सूर्यास्त कहाँ पे होगा? गुजरात में, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल को देखा, स्थिति विस्तार देखा, स्थलीय जलीय सीमा देखा, कर्क रेखा पर जो भी राज्य हैं, भारत के दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती पड़ोसी देश, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखें, कितना है, कितने किलोमीटर, इसके बाद मानक समय रेखा, ठीक है। बाकी हम लोग जो भी बचा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसी तरीके से हमारा प्रतिदिन वीडियो जाता रहेगा और जो भी समस्याएं होंगी कमेंट वगैरह में वो आप लोग देखते रहिएगा और बताते रहिएगा। फिर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें डालेंगे। और पुलिस और रेलवे के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग बना ही रहे हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होगा आपके लिए, एकदम बेसिक से प्रतिदिन ये वीडियो आपके पास जाएगा, ठीक है। इसी के आगे से ही फिर दूसरा लेक्चर हमारा शुरू होगा, ठीक है। धन्यवाद।